बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। पार्लियामान और अदलिया का टकराव, विफाकी हुकूमत असेंबली करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुकाबिल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि डट चुकी है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट 2 सूबों में इलेक्शन का इनेकाद किस तरह से यकीनी बनाएगी और इसके साथ साथ क्या मौजूदा विफाकी हुकूमत सियासी शहीद होने का अपना रास्ता हमवार कर रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो बात होगी कि मुल्की मईशत डिफॉल्ट होने के करीब है, ज़र्रे मुबादला के ज़खायर में निहायत कमी है, उम्मीदों का तमाम तर इन्हिसार सिर्फ दोस्त ममालिक के ऊपर है, इसके ऊपर बात होगी। और आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की आड़ में महकमा मादनियात ने ठेकेदार माफिया को खुली छूट दे रखी है। मुल्की खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसकी बेहोशरुबा डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और मौजूदा कानूनी और आईनी मामलात पे बात करने के लिए इसमें मैं वेलकम करूंगी माहिर कानून बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी पंसोता साहब, मैं आपसे स्ट्रेट, थोड़ा सा सवाल लंबा हो जाएगा मगर वो जवाब भी उतना ही लंबा होना चाहिए। ये आज नेशनल असेंबली में आपको पता ही है करारदाद पेश की गई है जिसके अंदर उन्होंने ये 3 बेंच का फैसला, 3 मेंबर बेंच का फैसला जो है मुस्तरद कर दिया और काबीना से कहा है कि इस पर अमलदारी ना करें। उसके अलावा अब ये देखना है कि कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर अपना मूड तो दिखा चुके हैं, एक्चुअली क्या करते हैं, मुस्तरद करते हैं या क्या करते हैं। कल बड़ी ही इम्पोर्टेंट NSC की मीटिंग है जिस पे तमाम लोगों की नज़रें हैं। सवाल मेरे आपसे ये है कि इस बेंच का फैसला, लाइक इट और नॉट, फैसला आ चुका है, इसकी राह में आईनी रुकावटें क्या आ सकती हैं? 3 चीज़ों पे वो रिलाई कर रहे हैं। एक कि उन्होंने रेफरेंस, वो कह रहे हैं जी हम फाइल करेंगे चीफ जस्टिस और 3 जजेस के बारे में। दूसरा, वो 184(3) का जो कानून है, बिल है, वो शायद 10-20 दिन पहले पास हो जाएगा, उस पर रिलाई कर रहे हैं। और तीसरा, वो कह रहे हैं जी हम अमलदारी नहीं करते, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल में पैसा देने में या बाकी चीज़ों में वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये बताएं कि इन तीनों की सूरत हाल क्या है और ओवरऑल और कुछ के अलावा ऑप्शन है इनके पास, तो बताएं। जी बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? गलबा टेक्निकल कोई इशू हो गया। आपका लंबा चौड़ा सवाल था, इतना लंबा चौड़ा सवाल हम अभी होल्ड कर लेते हैं। दोबारा से हमारे साथ राब्ता होगा तो हम रिपीट कर देंगे। मैं अपना सवाल आपके सामने रख देती हूँ। मेरा उनसे लीगल ओपिनियन लेना था। मेरा ख्याल है कि ये तीनों चीज़ें जो है कल लतीफ़ कोसा साहब से और भी तमाम बुकला जो है, एतजाज़ हसन और बड़े बड़े बुकला, स्वाय चंद लोगों के जो कि इरफान कादिर साहब के स्कूल ऑफ थाट है वो बड़े चंद थोड़े हैं, उनके अलावा ज़्यादातर लोगों का इन तीनों ऑप्शंस के मतलब उनका लीगल ओपिनियन होगा। मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिस्ट को जितनी कानून की है इनकी समझ होती है कि ये तीनों ऑप्शंस में जो है रेफरेंस वाला, तो ये जिस तरह खुद साहब फरमा रहे थे कल कि जिस तरह वो फ़ायज़ ईसा साहब का फैसला उन्होंने 5 मिनट में निपटा दिया, तो उनका जी ये भी जो है ना निपटा दिया जाएगा। और शायद उनकी और हमारी सबकी इस्तदा है चीफ जस्टिस से कि वो अपना कोई जो काबिल कबूल सबको हो कोई निज़ाम बना लें इज्तिमाई फ़ैसला साजी का, जिसके अंदर के बेंच बनाने का और केसेस के डिटर्मिन करने का अपना कोई कर लें। मगर उस पर सबसे बड़ी जो शिकायत है कि रेट्रोस्पेक्टिव उसके अंदर वो अमल नहीं हो सकता, इलेक्शन अनडू ना हो और बाकी जो उसके अंदर सेल्फ बेनिफिट के लिए जिस तरह की फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक नवाज शरीफ साहब को बहाल कराने वाले तरीके हैं वो शायद उसमें ना हो। पर बहरहाल उनका फैसला है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये रेगुलेशन के ज़रिए वो चेंज कर सकते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कानून के ज़रिए चेंज हो सकता है, काफ़ी लोगों का ये भी ख्याल है कि इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए क्योंकि 183 के अंदर 184 ऐड होना है जिसके लिए ये आपको आईनी तब्दीली। लेकिन मैं आमिर साहब जस्टिस वजीउद्दीन साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कोई भी अदालत का जो हुक्म आता है उसको किसी किस्म के ऑर्डिनेंस या किसी किस्म के एक्ट के जरिए भी आप लोग खत्म नहीं कर सकते। और जो लोग ये बहस कर रहे हैं कि ये जो 3 जजेस का फैसला है, जब बेंच दोबारा से तश्कील पाया उसमें 3 जजेस थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये आप 3 जजेस के हवाले से नहीं कह सकते जी ये अक़लियती फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, इसको तस्लीम करना लाजिम है। यही एग्जैक्टली आपसे मैं भी यही कह रहा हूँ। तब तमाम वकला, हालांकि जस्टिस वजीउद्दीन
नसीरुद्दीन साहब, उनके बहुत इख्तलाफात हैं तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से, मगर ये कोई भी आपको ज़्यादातर वकील, बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है यही कहती सुनी जाएगी कि आप उसको जो मर्जी उस पर एतराज़ात कर लें, फुल बेंच नहीं था, लार्जर बेंच नहीं था, 9 से जो है 3 तक आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर ये अब फैसला आ चुका है। तो लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चाहे एक जज का भी फैसला हो सुप्रीम कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाता है। और नथिंग शॉर्ट ऑफ मार्शल लॉ कि ये नहीं होने वाला। और कल जो एनएससी की मीटिंग है उसके अंदर ये इंडिकेशन आएगी, काफ़ी इशारे मिल जाएंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो किसी एक्सट्रीम स्टेप पे नहीं जाएंगे, कि ये उनको एक सपोर्टिव रोल तो इस्टेब्लिशमेंट्स देती होती हैं, किसी ने एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को, ये बाजीराब है हमारा, ये तो पॉसिबल था कि वो थोड़ा सा पीछे से रह के सपोर्ट करें, पर ये नहीं हो सकता कि उनको आप बिल्कुल वैन गार्ड में आगे खड़े कर दें कि आप आगे हों, हम आपके पीछे हों। तो वो मेरा ख्याल इस हालात में सियासी, माशी और जो आईनी बहरान चल रहा है, इसके आगे वो फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहेंगे। शायद मोस्ट प्रॉब्ली वो पार्शल काकड़ मोमेंट करेंगे कि वो दोनों साइड्स को कूल डाउन करेंगे और कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे कि जनाब ये दोनों को जो कबूल हो कि ये दुश्मनी ना जाए, ये सियासत ही रहे। सही है, ठीक है। मैं आप जरा एनर्जी बहाल कर लें, मैं दोबारा से वेलकम कर देती हूँ बैरिस्टर अहमद पेंसोता साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, सवाल से पहले बता दें, आप तक आवाज आ रही है? मैंने सवाल आपका सुन लिया था। चलिए, आसानी हो गई। आई एम सो ग्लैड, मैंने मर जाना था, सांस चढ़ जाना था, इतना लंबा सवाल करते हुए। सर, मैं जनाब का टाइम बचाते हुए, देखिए सबसे पहले जो आज सारा दिन वावेला किया गया है एक रेजोल्यूशन का, हमें अंडरस्टैंड करना है कि एक रेजोल्यूशन होती क्या है। पहली बात यह कि रेजोल्यूशन असेंबली का वो ओपिनियन होता है जो कि वो अपनी अदर पावर्स के अलावा देते हैं, जिसमें लेजिस्लेशन है, आइन की तरमीम है, ये सारी। उसके अलावा जब उन्होंने कोई ओपिनियन देना हो, इजहार यकजहती करना हो, जो कि बेरली एक ओपिनियन और बाइंडिंग नहीं होता, तो वो रेजोल्यूशन मूव करते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जब आप एक केस सुन रहे होते हैं तो जजेस कई दफा अपनी, एक होता है ऑर्बिटर डिक्टा कि जो रीजनिंग होती है, और एक उसके साथ होती है अपनी ऑब्जर्वेशन कि पाकिस्तान में आपने देखा कैसे हालात हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस किस्म की बातें बाइंडिंग नहीं होती। तो सबसे पहले तो इस रेजोल्यूशन की कोई नेचर बाइंडिंग नहीं है, इट इज मेयरली एन ओपिनियन, और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन है, क्योंकि इस रेजोल्यूशन के थ्रू एक ऐसा अमल किया गया है कि जिसकी नवीद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में नहीं मिलती, कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है, आर्टिकल 189 वायलेट किया है, आर्टिकल 190 वायलेट किया है। दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। एक कहता है उनके फैसले बाइंडिंग है, और दूसरा कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है फर्ज करें कि अदालत ने जिस तरह पहले भी रेस्ट्रेंट शो किया है, वो लीनियंट रहते हैं कि चलो पार्लियामेंट में बात की गई है और कैबिनेट के मुस्तरद करने के वो भी लीनियंट रहते हैं, तो जो फाइनली 11 अप्रैल को वो ये रिफ्यूज़ कर दें कि हमने आपको पैसे और फोर्स मुहैया नहीं करनी, वहाँ से तो फिर अमलदारी का या इनके खिलाफ एक्शन का मामला शुरू हो जाएगा। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। आपने जो बाकी दो जुज थे आपके सवालों के, उसमें एक था रेफरेंसेस वाला। रेफरेंसेस दोनों तरफ से फाइल हो रहे हैं, काजी साहब पर भी मेरे ख्याल में गुजरांवाला बार कर रही है और दूसरी तरफ भी, और मेयर फाइलिंग ऑफ रेफरेंसेस जो है दैट कैन नॉट स्टॉप अ जज फ्रॉम हियरिंग द केस। ये तो डेली फाइल होते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बेशतर जजेस के पास है। हमारे वकील हज़रात जब किसी जज से नाराज होते हैं, अगले दिन रेफरेंस फाइल कर देते हैं। तो वो एक शिकायत है जिसकी कोई हैसियत नहीं जब तक वो डिसाइड ना हो जाए। तो उसकी बेसिस पर किसी को कहना कि वो बेंच में ना बैठे या बैठे, इसके ऊपर कानून बाइंडिंग है कि वो आगे रेफर करे, और आगे सीजे के लिए बाइंडिंग है कि वो उसको फौरी तौर पे टेकअप करे। नहीं जी, दोनों चीजें नहीं है। प्रेसिडेंट ने भी अपना जो है माइंड यूज करना है, और सीजे के लिए भी जब कभी जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग होती है, पाकिस्तान में 7-7 साल से रेफरेंसेस पेंडिंग पड़े हुए, बहुत बहुत देर से रेफरेंसेस पेंडिंग पड़े, वो उनकी बुनियादी तौर पर अपनी मर्जी है, उनको इंसिस्ट नहीं किया जा सकता। फाइनली आपने कहा कि जनाब तीसरी जो बात थी 1843 की अमेंडमेंट, और एक अगर 11 अप्रैल को कहते हैं जी हमने ये काम 14 को नहीं करना, तो उस केस में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, उसके चार्जेस फ्रेम होंगे, और मेरा ख्याल है वजीर आजम से बात शुरू होगी। और ये जितने लोगों ने आज बड़े शौक से करारदाद शाइन की है, इन सब के खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी। ये नॉर्मल चीज नहीं है। कल को अगर आप करारदाद पास कर दें, खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान में फौज बंद कर दें, तो क्या वो हो जाएगी? इस किस्म की करारदादें जो होती हैं, इन करारदादों की वैल्यू एक पेपर से ज्यादा नहीं है। और आप मेरे से लिख के मैं आपको दे देता हूं, आजकल को जब ये क्वेश्चन आएगी तो इन्हीं लोगों ने मुकर जाना वहां जाके, जी हमें तो पता ही नहीं था, जबरदस्ती हमारे से साइन करा लिए गए हैं। ये आपको मैं आज पहले बता रहा हूं। 184(3) का भी बता दे, 184(3) का कि वो वर्ड डिपेंड कर रहे हैं कि ये कानून पास होगा तो इसके अंदर जो हमें इख्तियार मिलेगा उसके जरिए हम सब कुछ इलेक्शन भी रुकवा देंगे, सबको फारिग कर देंगे। 1843 में जी ऑफ कोर्स अगर वो लॉ पास होता है तो उसमें राइट ऑफ अपील क्रिएट हो जाएगा और एक डिफरेंट बेंच बनेगा।
और वो बेंच चुनेगा। ये डिपेंड करता है कि उस बेंच का भी व्यू यही रहता है या नहीं रहता। बट उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, 1843 का कानून पास होने से पहले शायद प्रेसिडेंट अंडर 186 उसके ऊपर रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेज दें कि मुझे बताएं कि क्या ये कानून आइन से मुतसादिम है कि नहीं है, और ये मेरा इस पर व्यू है। दूसरा, इस कानून को चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि लॉ बड़ा क्लियर, जस्टिस काजी फायज ईसा जजमेंट जो कि उनका अपना केस था कि अगर प्रोसेस भी गलत हो, समरीज गलत मूव हुई हो, कानून की अमलदारी ना हुई हो, तब भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और तीसरी बात, जैसे ही कानून बनेगा अगले दिन चैलेंज हो जाएगा। उस केस में भी ये शायद कानून विद इन अ मैटर ऑफ डेज खत्म हो जाए। तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग कि ये लॉ सक्सीड करेगा, क्योंकि लॉ बुनियादी तौर पर आइन से मुतसादिम है। 191 के तहत ये काम हो नहीं सकता जो हुकूमत करना जा रही है। लास्टली, ये टाइमिंग का भी बड़ा इशू है कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं, ये 10-20 दिन पहले दिन कानून पास हो जाना है, उससे ये 20 दिन है। 1 2 3 4 पहली चीज़ क्या, ये सारा इशू ये भी है कि पहले इलेक्शन से पहले ये काम हो जाएगा कि बाद में कानून बनने के बाद प्रेसिडेंट या कोई साहब जो है इसके खिलाफ जो जाते हैं। देखिए जी, कानून से पहले भी जा सकते हैं। मैंने जिस तरह आपको काजी फायज ईसा साहब की जजमेंट का हवाला दिया है, और 186 के तहत रेफरेंस कानून बनने से पहले भी भेज सकते हैं। और उसके अलावा ये बहुत गलतफहमी है लोगों की कि शायद दरअसल ये अजम्पशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट है, उधर हमारे जजेस बैठे हैं, इधर उनके जजेस बैठे हैं। ये बात बिल्कुल बुनियादी तौर पर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज 90 डेज का जो इलेक्शन का पीरियड है या जो जजमेंट दी है, मेरा नहीं ख्याल उसको सेटिसाइड करेंगे अगर नया बेंच भी बनता है। और बेंच भी चीफ जस्टिस साहब ने बनाना है, वो बेशक जिस मर्जी जज को बैठाएं, जिसको नाम बैठाएं। और दूसरा, जो जिन्होंने डाइसेंट किया है उनको भी अगर बैठाएं तो उन्होंने डाइसेंट 1843 पे किया है और तो किसी चीज पे नहीं किया, तो आप बैठा के उनको भी देख ले। तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग। उससे पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब मौजूद है। चलिए, एक हम तो क्लियर हो गया आमिर साहब कि ये जो करारदाद पेश की गई है उसका सिर्फ वो एक सियासी अमल है, इसकी आईनी और कानूनी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है, ये कंफर्म हो गया। ये कंफर्म कुछ लोगों के दिमाग में ये अबहाम था। अच्छा। और बाकी लोगों के दरमियान में ये अबहाम नहीं था, क्योंकि इतना पार्टीजन हो गया ना हर कोई। मगर ज़्यादातर बहुत बड़ा तबका वकला का और सीनियर लॉयर्स का, स्वाय इरफान कादर एंड कंपनी के, वो एग्री करते हैं पंसोता साहब के साथ। किसी का भी अभी तक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हवाले से, इवन रेफरेंसेस के, आज की करारदाद के मुतालिक 1843, और अगर ये डिसोबेंस करते हैं और इनकार करते हैं अमलदारी से, फैसले से, कि उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या हो गए। हाँ, ये दूर सवाल है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या अगर कैबिनेट भी उसके अंदर शामिल होती है, वो भी जाती है। तो अभी बाबर साहब को सुन रहा था, बाबर वान साहब को, वो कह रहे हैं कि जनाब वो 52 लोग जिन्होंने साइन किया है, 50-55 के दरमियान फिगर है, वो उन सब के खिलाफ जो है ना FIA अगर ना काम किया तो सेशन कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन पंसोता साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगी। फवाद चौधरी साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने साइन किए, हम जब उनसे रब्ता किया है, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, हम मौजूद नहीं थे, किसने हमारे साइन किए, हम में से कोई कुछ नहीं जानता। कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बने से वो पहले बच गए हैं। साइन तो ये नजर आ रहे हैं, लेकिन वो इनकार कर चुके हैं। वहाँ के जो है स्टाफ ने कर दिए साइन। अभी कुछ देर में मजहर अब्बास साहब यकीनी तौर पे हमारे साथ होंगे। लेकिन आमिर साहब, इसके अलावा एक और बात जो आप 90 डेज के हवाले से कह रहे हैं, असद कैसर साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि इमरान खान ने भी कहा। लेकिन अगर 90 डेज के हवाले से वो तरमीम की तरफ भी जाना चाहते हैं तो भी हम मुल्क के मुफाद के लिए ये सब करने के लिए तैयार हैं। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, वो दो राय विद इन PTI आती हैं। फवाद चौधरी साहब से हमने अपने प्रोग्राम में पूछा था, उन्होंने नहीं, ये इलेक्शन तो अब उनको क्या मिल रहा है ना कि उनके यहाँ आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे उनको इख्तियार है कि अपनी गवर्नमेंट होगी। हाँ, वो सियासी अखलाकी क्वेश्चन आ जाएगा कि जनाब क्या इनकी गवर्नमेंट होते हुए फिर इलेक्शन नेशनल असम्बली के जब भी ये टूटेगी हो सकेगा कि नहीं। मगर इस वक्त भी जो फेयरनेस के तकाजे निगरान हुकूमतें पूरी तो नहीं कर रही हैं, तो ये ज्यूम करना कि उस वक्त ये फिर करना, तो ये पॉलिटिक्स है। हर बंदा, हर पार्टी को ये हक है। और मैं विद ऑल रिस्पेक्ट टू जनरल जस्टिस सत्तर मिनल्ला, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये भी क्वेश्चन करना चाहिए कि जनाब ये असम्बलियाँ तहलील हो भी सकती थी कि नहीं हो सकती पार्टी की हेड पे। इस पे भी मेरे जैसे स्टूडेंट को भी ये बड़ी क्लैरिटी है कि प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का असम्बलियाँ तहलील करने का एब्सोल्यूट इख्तियार है और किसी रीज़न की देने की ज़रूरत नहीं है। और ये पार्टियां जब करती हैं, जब वो अपना सियासी मफाद देखती हैं,
अब हाँ वो ये कहते ही हैं कि मफाद आमा में, मगर ये एजम्पशन होती है कि मफाद आमा में है। वो देखते हैं कि जनाब ये हमने, और इंडिया के बेताशा मसाले हैं, 10-20 जो 2-3 महीने की गवर्नमेंट रही हैं, डेविड गावड़ा की रही है, गुजराल की रही है, और कई 3-4-5 मसाले हैं वहाँ पे, जबकि 1-1 महीने 2-2 महीने की भी गवर्नमेंटें तलील होती रही हैं। तो हाँ बस एक है पाकिस्तान में जो 1988 में ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने चीफ मिनिस्ट्री की अपनी जो बनते सारी तहलील कर दी थी, तो क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो वो उनका रिवर्स हुआ था फैसला, क्योंकि उन्होंने अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था लिया। सही सही, तो वहाँ से आ जाता है तो वो उसमें क्लैरिटी। चलिए पॉलिटिकल लॉ भी बात करते हैं। मैं ज्वाइन करा देती हूँ इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी मजहर बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट, अब बाकी सियासी बहसें तो ख़त्म हो गई हैं, कल की मीटिंग के हवाले से लोग जो NSC की हो रही है उस पर सबकी नज़रें हैं कि उससे इशारा मिल जाएगा कि आया फ़ौज किस हद तक क़यादत जो है, किस हद तक गवर्नमेंट के जो एजेंडा है, जो कि बड़ा एग्रेसिव एजेंडा है, उसके साथ जाने के लिए तैयार है। आप एग्री करते हैं? जी शुक्रिया आमिर। देखिए मेरा ख्याल है कल जो एक मीटिंग हुई है जिसकी अखबारात में खबरें छपी भी हैं, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और DGISI, मेरा ख्याल है उसमें गालिबन जो कल मीटिंग होने वाली है उसके जो भी खद्दोखाल हैं वो शायद जो कल मीटिंग हुई है उसमें जो है वो डिसाइड हो गए होंगे। और जाहिर है मुझे शायद आमिर ये लगता नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कोई इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी करेगी वीज़ावी सुप्रीम कोर्ट। वो मैक्सिमम जो जारी कर सकते हैं, जो प्रेस रिलीज जारी हो सकती है, वो मुल्क की सिक्योरिटी की सिचुएशंस भी हो सकती है। इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है। सिक्योरिटी के मामलात पे ज़ाहिर है जो DGISI वगैरह ब्रीफ करेंगे, लेकिन इस चीज़ का इम्कान कम है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट या जो पोजीशन इस वक्त गवर्नमेंट ले रही है या पार्लियामेंट ले रही है, उस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बयान आना बहुत गैर मामूली होगा। मुझे लगता नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, क्योंकि अगर उधर से इस तरह का कोई बयान जारी हुआ तो वो जाहिर है बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी आमने सामने आके खड़ी हो जाएंगी, जिसके इम्कानात कम हैं। लिहाजा ये ज़रूर है कि जो डिस्कशन हुई होगी और कल भी शायद हो, जो इलेक्शंस के हवाले से ख़ास तौर पे, सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी होगी या बयान जारी होगा उसमें मुझे लगता नहीं कि उसमें। आपने बहुत अहम बात की है मजहर कि कल भी वो नहीं, मगर हम गवर्नमेंट के कॉन्डक्ट से जज कर सकते हैं। अगर ये कल जो मीटिंग हुई है और उसके बाद आज जो हुआ है कि जिस तरीके की एग्रेसिव बहुत सख्त अल्फाज में करारदाद नेशनल असम्बली से पास की गई है, कि उन्हें मुस्तरद भी कर दिया और वफाकी गवर्नमेंट को कहा है कि इस पर अमलदारी ना करें, और जिस तरह की तकरीरें भी आई हैं कि ये बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाएगा ब्ला ब्ला ब्ला, तो उससे तो कोई रिस्ट्रेंट नहीं नज़र आ रहा, वो आगे की तरफ जा रहा है। तो फिर कल की उस पर नहीं आता, तो ये फिर उम्मीद की जाती है कि कल जो बात हुई होती तो उसके बाद अगर नरमी होनी होती तो वो नज़र कॉन्डक्ट में नज़र नहीं आया। क्योंकि आमिर अगर कल वो इस तरह का कोई सख्त फैसला करते हैं तो वो लेस दैन इमरजेंसी तो नहीं हो सकता। देखिए अदालतें मौजूद हैं, अदालतों के फ़ैसले से आप एग्री करें या डिसएग्री करें, उसको आप अक़लियती फ़ैसला कहें या जो है वो कुछ भी कहें, लेकिन वो एक फ़ैसला है और वो फ़ैसला आज के दिन तक एग्ज़िस्ट करता है। और वो फ़ैसला ये है कि पंजाब में इलेक्शन जो है वो 14 मई को होने हैं। अब उस फ़ैसले की राह में अगर रुकावट बनी, कोई हुकूमत बनी या पार्लियामेंट ने, जैसे आज करारदाद जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ गैर ज़रूरी थी क्योंकि नाकाबिल अमल है, वो चीज़ आप करें। अगर आपने हेड ऑन लेना है तो एक अलग बात है, और हेड ऑन की सूरत में अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी उसमें अपना इनपुट डाल देगी तो फिर तो कोलैप्स ऑफ द सिस्टम है, फिर तो ये निज़ाम गिरता हुआ नज़र आएगा, फिर तो ये निज़ाम गिर जाएगा। क्योंकि अगर जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट ये तीनों का टकराव होगा तो फिर बचेगा क्या? एक जो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है वो तो ये सब दिखा रहा होगा कि 3 पिलर ऑफ द स्टेट कोलैप्स कर रहे हैं, 3 पिलर ऑफ द स्टेट टकरा रहे हैं,
तो उसके बाद आपके पास बाकी फिर बचता क्या है, इमरजेंसी या मार्शल लॉ। ये जो सूरत हाल पिलर है, से ज़्यादा 2 पिलर अब हो गए हैं, तो इसका कल वाज़ेह और मज़ीद इशारे आ जाएंगे। मगर जो गवर्नमेंट का जिस तरीके से जारहाना अंदाज़ है और इस पर अगर इस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ नहीं है या वो सपोर्टिव है तो फिर एक क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ जो तमाम आइनी ऑप्शन तो कोई नहीं नज़र आती। ये जो 2-3 तरीक़ाकार वो सोच रहे हैं कि जी रेफरेंस कर देंगे, 184(3) का कानून ले आएंगे या डिसोबेंस करेंगे, जी हम ये चीज़ें नहीं फराहम करते। तो ये उसके बाद अदालत के इस फैसले के बाद तो मूड क्लियरली नज़र आता है कि वो हर सूरत में इस पर अमलदारी करवाएंगे। बिल्कुल यही लग रहा है। देखिए अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के हवाले से जो भी अपने ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है, उसमें एक चीज़ की अभी भी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही सिक्योरिटी के हवाले से। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से कहा है कि जी आप अपना सिक्योरिटी प्लान देंगे। अब पंजाब गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लान दे सकती है मैक्सिमम पुलिस के हवाले से या किसी हद तक पैरामिलिट्री के हवाले से, लेकिन फ़ौज के हवाले से अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिख सकती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट फिर 245 इन्वोक कर सकती है? क्योंकि 11 तारीख को भारत इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट करानी है फाइनेंस के हवाले से भी और सिक्योरिटी के हवाले से। मगर उन्होंने हदायत जो है वो वफाकी गवर्नमेंट को भी दी है और तमाम इदारों को दी है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें, जिसके अंदर दिफा भी है और रेंजर्स भी है और पैसे वाले भी हैं और सिक्योरिटी वाले भी हैं। तो यही तो असल मसला है कि आज जो पार्लियामेंट ने, कल काबीना ने और फिर आज पार्लियामेंट ने जो लाइन ली है, उससे तो नहीं लगता कि ये पैसे भी देने को तैयार हैं। अब इसमें जी बिल्कुल, इसमें अब 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, अब ये देखना है कि वो अकेले बुलाए जाते हैं या फिर कैबिनेट बुलाई जाती है, और क्या वो बली देना चाहेंगे। क्योंकि ये भी एक थ्योरी चलती है कि पार्टी के अंदर जो रिफ्ट चलता है तो एक तबका देखना चाहता है, और मरीम बीबी तो साफ कह चुकी हैं 2-3 दफ़ा कि हमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन भी पहले भी हुई अब भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर शहबाज शरीफ साहब अभी मुख्तात नज़र आ रहे हैं। जी अभी तो देखें, अभी तो ज़ाहिर है ये शरीफ फैमिली सऊदी अरब जाएगी, सऊदी अरब जा रही है। आपको यूएई से या दूसरी जगहों से मज़ीद सऊदी अरब ने $2 अरब का कहा है अभी एक। तो कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये भी मामला आएगा जो IMF वाली सिचुएशन है, और साथ में शायद ऐन मुमकिन है कि ये भी मामला है जिस तरह जो असद कैसर साहब ने, मुझे नहीं पता हाउ सीरियस इट इज़ कि जो असद कैसर साहब की मूव है या उनके बकौल इमरान खान साहब तैयार हैं इवन अक्टूबर तक वो करने से, अगर कोई इलेक्शन के हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई काबिल अमल जो है फार्मूला आए। तो आज जो पार्लियामेंट की ज़बान है, करारदाद की जो ज़बान है कि वज़ीर आज़म को जो है वो पाबंद किया गया है कि वो नहीं कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद अगर टॉक्स होती हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इम्कान इस चीज़ का कम लग रहा है, क्योंकि देखिए जो सिविल सोसाइटी ने भी एफर्ट शुरू की थी मीडिएटर्स के नाम से, उसमें भी PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे ये लगे कि हाँ वो अक्रॉस द टेबल बैठने को तैयार हैं। अब अगर असद कैसर साहब ने ये बात की है कि जी अक्टूबर तक भी हम तैयार हैं अगर कोई काबिल अमल फॉर्मूला हो, तो क्या मगर इस पे ना पार्टी के अंदर रिफ्ट नज़र आता है, मुख्तलिफ आरा हैं। हमने अपने प्रोग्राम में फवाद चौधरी से पूछा था, उन्होंने कहा जी नहीं, ये जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन है ये तो आईनी रिक्वायरमेंट भी है और हम भी तैयार नहीं है, वो वक्त गुजर गया। हमने पहले इनसे बहुत यही कहते रहे थे, ये इलेक्शन तो अब होंगे। हाँ, नेशनल असम्बली के लिए बातचीत हो सकती है कि ये अगर अर्ली करवाना चाहें और किन रूल्स के तहत करवाना चाहें, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर ये अभी ये असद कैसर साहब का यही ओपिनियन है और कुछ लोग हैं, असद उमर का भी यही ओपिनियन है, मगर कुछ लोग इनसे डिफ़र करते हैं। मगर बक स्टॉप्स एट इमरान खान कि इमरान खान ने क्या इस चीज़ पे, मगर अभी कोई पॉजिटिव
ऑफर आ नहीं रही। अब ये देखना है कल कोई पार्शियल काकड़ मोमेंट निकलता है जिसमें कि वो दोनों साइड को ठंडा करते हैं और जिससे कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, या फिर यही एग्रेशन वाला रास्ता है कि जी ठीक है जिस तरफ नून लीग चाह रही है, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, उनके लिए सियासी मौत है इलेक्शन होना भी और इलेक्शन में पार्टिसिपेट अगर हो गए तो ना होना भी। पीटीआई का आमिर, पीटीआई का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये पता नहीं कि उनका स्पोक्समैन कौन है। जो कभी फवाद चौधरी साहब बहुत बड़े जो है वो आते हैं, खुलकर सामने आते हैं, कभी असद उमर साहब। एग्जैक्टली पीटीआई का एज एन ऑफिशियल पीटीआई जो है वो नहीं समझ में आता कि असद कैसर साहब जो बात कह रहे हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान कह रहे हैं। इमरान खान साहब के अपना जो इंटरव्यूज़ और बयानात हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती हैं। तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो पहले थोड़ा सा लीनियंसी दिखा रही थी इस हवाले से, वो सख्त हो गई है। उनको असेंबली में वापस लेने को भी वो तैयार नहीं हुए। शुरू में उन्होंने वो कहा था, तो कोलैप्स नज़र आ रहा है और कॉन्फ्रंट्रेशन नज़र आ रही है। अब कल का इसलिए इजलास बहुत अहम हो गया है क्योंकि उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी टाइमिंग ऐसी है जब पार्लियामेंट ने एक ऐसी करारदाद पास की है जो बरह रास्त तसादुम है विद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 जजेस क्या सोच रहे हैं और 8 जजेस क्या सोच रहे हैं, और तीन जजेस जो हैं, जो चीफ जस्टिस और बाकी जो 2 जजेस हैं, उनका फ़ैसला अभी तक तो वो फ़ैसला जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है अनटिल अनलेस कोई जो उनसे डिफ़र किया था जिन्होंने, वो जजेस जो हैं वो कहीं उनका कोई मुश्तरका चीज़ आती है तो अलग बात है। लेकिन एज सिचुएशन स्टैंड नाउ सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, उनका फ़ैसला कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं पंजाब में, एपी में अभी क्लैरिटी नहीं है, पंजाब में होने वो एग्जिस्ट करता है। उसको रोकने के नतीजे में अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई तो उसको रोकने के, जो कि लग रहा है, रोकने के नतीजे में वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। इब्हाम अभी भी मौजूद है। उम्मीद थी भी कि सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आएगा तो सियासी जो असरात मुरतब होंगे वो डेफिनेटली हमारी मैशत के ऊपर भी मुरतब होंगे और कुछ बेहतरी नजर आएगी। इब्हाम सियासी तौर पर भी मौजूद है और मौशी तौर पर अंधेरा वैसे ही बरकरार है। अब इससे निकलने और बचने का क्या तरीका है, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। उम्मीदें थी कि पाकिस्तान की मैशत पे हमें बड़े मुस्बत असरात नजर आएंगे जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही थी, मगर अनफॉर्चुनेटली सब कुछ इब्हाम के अंदर है। सीनियर तज्जियाकार शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है। मैशत का बड़ा नॉलेज है इनके पास और अक्सर ये गिला करते हैं कि मुझे आप तज्जियाकार ना कहा करें और मैं भी इनके स्कूल ऑफ थॉट में हूँ। हम रिपोर्टर कहलाना पसंद करते हैं। मैंने भी अपने जो तारुफ ट्विटर पे कराया हुआ है कि आई एम जस्ट अ रिपोर्टर। तो जिन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है, मार खाई हुई है ना, वो उसको बड़ा एजाज़ समझते हैं। तो बहरहाल ये तो लंबी बात होगी। रिपोर्टर का फ़ायदा ये होता है शहबाज राना साहब कि जब यहाँ टेक्निकल लोग बुलाते हैं ना, एक्सपर्ट बुलाते हैं, तो वो इतनी टेक्निकल ज़ुबान में बात करते हैं कि आम आदमी को समझ नहीं आता। क्योंकि आपका फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े आसान अल्फाज में समझाते हैं। तो इस वक्त इकॉनमी की स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर वो बड़े खौफनाक फिगर्स आए हैं। शरह नमू के हवाले से ADB की आई है, वो भी बड़ी 0.5 0.4 इस टाइप की है। फिर ये एक पहले इस पर जवाब दीजिए। दूसरा IMF का आज जो है गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि 2 अरब रुपए की यकीन दहानी सऊदी अरेबिया की तरफ से करा दी गई है, मगर UAE का भी फैसला नहीं हुआ। तो ये आप देखते हैं कि सारी फसाद की जड़ जो है वो एक तो अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम है, दूसरा जो है अदम इस्तेहकाम, और दूसरा IMF के साथ मुआहदा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2 चीज़ें बड़ी अहम है। नंबर 1 ये जो आपने वर्ल्ड बैंक का और एशियाई तरक्याती बैंक के उनके जो फोरकास्ट किए कि तरक्की की क्या कितनी होगी इस दफ़ा, इकॉनमी की ग्रोथ क्या होगी, ये जो 0.4 या 0 से लेके 0.6% इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर आया है, प्रोजेक्टेड है, इसका मतलब है कि कोई ग्रोथ नहीं है।
ये नथिंग, इतना तो आपका वो एक स्टैटिस्टिकल एरर भी होता है 0.4 0.5% का, तो इफेक्टिवली हम जीरो, हमारी जो ग्रोथ है वो फ्लैट रहेगी। और मतलब इसका ये हुआ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे आपकी आबादी सालाना उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो 2.4 2.5% हो रही है, तो अब कोई भी ग्रोथ रेट हो इकोनॉमी का जो कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से नीचे हो, इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क के अंदर बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ेगी। और जिस तरीके से और जिस रफ्तार से पाकिस्तान की यंग जो पॉपुलेशन है वो मार्केट्स में आ रही है नौकरियों की तलाश में, पाकिस्तान को अगले 10 से 20 साल मुसलसल 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सालाना चाहिए। तो अगर आप नहीं ग्रो कर रहे और जीरो के ऊपर खड़े हुए हैं तो आप बेरोजगारी एक्सपेक्ट करें, आप मुल्क के अंदर गुर्बत एक्सपेक्ट करें, और उससे जो रिलेटेड क्राइम्स हैं, आपके स्ट्रीट क्राइम्स, आप देखें ना, इस्लामाबाद को एक सेफ हेवन समझा जाता था। हम कराची का एक बड़ा एक एग्जांपल देते हैं, कराची सेफ नहीं है। अब इस्लामाबाद जो है बड़ी तेजी से जो है वो कराची की तरह उसके हालात होते जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और इसका बड़ा एक हमें क्रेडिट देना चाहिए इस्लामाबाद की जो इतनी काबिल पुलिस है कि वो जिस तरीके से, कभी तो ऐसा लगता है, हमारे पास एविडेंस तो नहीं होती इन चीजों के, कि लगता है कि ये इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं, वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, डिस्पाइट इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बहुत कम लोग ये पकड़े जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाते। ये वो सारे आउटकम्स हैं जो आपकी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। अब जो ये लाहौर और बाकी शहरों की भी यही सूरत हाल है, और ऑफ कोर्स दुनिया भर में जब ये इतना ज़्यादा गुर्बत बढ़ती है और अमीर और गरीब का बहुत ज़्यादा फ़र्क बढ़ता है तो यही होता है। मैं चाह रहा था कि महंगाई पे आपसे लिया जाए कि ये 35% का फिगर आया है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा महंगाई है, मगर वैसे ही रमज़ान का महीना है, गैस के रेट भी गैस आ नहीं रही और रेट बढ़ते जा रहे हैं, बिजली, पेट्रोल, और फिर ये टमाटर, प्याज, सब चीज़ों की ये सोचते हैं, और फिर रोज़ दर्दनाक कहानियाँ जो देखते हैं कि आटे की लाइनों में लोग अपनी जान दे रहे हैं, इस पर ज़रा तबसरा फरमाएं। देखिए, इसमें अमरमतीन साहब, ये एज अ मुस्लिम मेरे लिए एक बड़ी एक शर्मनाक बात है कि एक जो केला वो अभी आपका जब रमजान का महीना शुरू नहीं होता वो आपको 250 रुपए दर्जन इस्लामाबाद में मिलता है, और यकम रमजान को वो 400 रुपए फी दर्जन आपको मिलता है। और यही सूरत हाल बाकी फ्रूट्स की है। केले की तो बड़े कॉमन है, एग्जाम्पल मैंने दे दी था। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इन अशिया की किल्लत नहीं है। मसला शायद हमारे ईमान सबके कमजोर हो गए हैं कि हम ये मौका समझते हैं कि हम जितना इससे मैक्सिमम हम प्रॉफिट बना सके। अब इसका ये हम लोग एहसास नहीं करते कि जब ये चीजें आप महंगी करते हैं तो लोगों की जो कुव्वत खरीद है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। मैं आपको अमरमतीन साहब, मुझे पर्सनली बहुत सारी ऐसी फैमिलीज का पता है जो वाकईतन उन्होंने अपने जो 3 टाइम का जो खाना था वो 2 टाइम पे करना, उनके पास अब वो गुंजाइश नहीं रही। जिस मुल्क के अंदर आटे का ये एक सूरत हाल पैदा हो जाए कि आटे के लिए लोग अपनी जानें दे दें, मेरा ख्याल है कि उस मुल्क के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि उनसे क्या गलती हुई है ये। और उससे दर्दनाक बात यह है कि 10 किलो का या 30 किलो महीने का वो पूरा आटा फ्री जो दे रहे हैं और जिस तरीके से बांटा जा रहा है, इंसानियत की तजलील हो रही है। तो ये बड़े खौफनाक सूरत हाल। दूसरा जो आपका सवाल था कि 35% नंबर क्या है, ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये नंबर सच ठीक नहीं है। ये एवरेज आउट आप करते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। आपको पता है हर चीज की तो प्राइसेस के अंदर कैलकुलेट नहीं होती। कुछ 600-700 अशिया की बास्केट है जिसके ऊपर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करती है, बट आपको इंडिकेशन दे देता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अब 35% या 36% तो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है ना सालाना, मार्च के अंदर जो आया है। आप इसी जो इन्फ्लेशन का बुलेटिन है उसके अंदर आपको 3-4 ऐसे ग्रुप्स नजर आएंगे जिनकी कीमतें 50% से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर जो फूड ग्रुप है, फूड ग्रुप में जो महंगाई की शरह की रफ्तार है वो 50.4% है। इसी तरीके से आपके जो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उसमें भी 40% प्लस है। एक कोई ग्रुप था वो बेवरेजेस और सिगरेट्स का, चूंकि उसमें कैटल एक्साइज ड्यूटी थी, उसमें महंगाई की शरह 140% थी तो उस एक ग्रुप के लिए। तो और इसका आप इम्पैक्ट देखिए, 2 इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। नंबर 1 जो आपका पुअर और लोअर मिडिल तबका है उनकी तो है ही नहीं हैसियत इस चीजों को अफोर्ड करने की, और इसकी वजह से जो अभी हम स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर रहे थे, जो अपर मिडिल ग्रुप है वो अब शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स द मिडिल इनकम ग्रुप अपर से, क्योंकि उसकी आमदनी में वो फर्क पड़ा। और एक और जो तबका होता है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं उसको बोलते हैं वल्नरेबल। वो तबका जो किसी भी शॉक की वजह से वो आपकी जो गुर्बत की सतह होती है उससे ऊपर तो होता है, उसको जब कोई इस तरह का शॉक लगता है तो वो अब महंगाई की जो लकीर है सतह है वो गुर्बत की लकीर में वो मतलब उस कैटेगरी में चला जाता है जो गरीब तरीन कैटेगरी होती है। और इससे जो दूसरी जो सूरत हाल पैदा हो रही है, हमें ये नहीं पता
एक्चुअल जो आपकी जो है मुल्क के अंदर वो जो गुर्बत की इस वक्त क्या सूरत हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सूरत हाल, नंबर ही ठीक नहीं है। अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे उसके अंदर हमें पता चलता है कि जो पॉवर्टी रेट है वो इस साल बढ़ेगा, ये जो माली साल चल रहा है और एक साल इनका भी हो गया पीडीएम की शानदार हुकूमत का, उसमें तकरीबन उन्होंने जो फिगर वर्ल्ड बैंक ने दिया 39 लाख जो अफराद हैं वो मजीद आपके वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। ये वर्ल्ड बैंक का ये फिगर है और इसको हमारे पास कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल नंबर नहीं है इसको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि इनकी तवज्जो नहीं है इस चीज के ऊपर। इनको इस चीज की ज्यादा फिक्र है कि जो आटे की तशहीर है उसकी मुहिम की वो कैसे करनी है। और इस तरह की सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान का जो अपर मिडिल है वो मिडिल ग्रुप में जा रहा है, मिडिल वाला वल्नरेबल हो रहा है और वल्नरेबल जो ग्रुप है वो पॉवर्टी के ग्रुप में। शहबाज, डॉलर जो है मजीद ऊपर जाता जा रहा है और बाकी चीज़ें भी, सियासी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ता जा रहा है, एक बहरान की कैफियत जारी है और गवर्नमेंट खुद जो है इलेक्शन ना करवाने के उज़र देने के लिए जो पिक्चर पेंट कर रही है कि सिक्योरिटी की बड़ी खौफनाक इशू है, पैसा नहीं है और यहाँ के क़यामत खेज माहौल है। इसके बाद हमें जो रिस्क फैक्टर ऑलरेडी बड़ा ज़्यादा है, तो कौन हमें कर्जे देगा, कौन फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाएगा? देखिए, कर्जे तो हमें नहीं मिल रहे, हम दोस्त ममालिक के अब कदमों में गिरने से रह गए हैं। बाकी तो हमने हर तरह की हमने जो है वो जो हीले थे, जो हमने काम करने थे, हमने कर लिए। सऊदी अरब ने अभी जो इंडिकेशन दी है, सऊदी अरब की इंडिकेशन जो है आपके सामने है, उन्होंने $2 अरब की अब इंडिकेशन दी, हमने $3 अरब मांगा था। अब सूरत हाल आमिर मतीन साहब ये हो गया कि हम चीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक को हम शर्मिंदा कर रहे हैं, उनसे बारहा मांग के। इवेंचुअली वो क्या करेंगे, वो कहेंगे ठीक है जी हमारे बेरीना ताल्लुकात है, दे दें इनसे $2 अरब, इनको $1 अरब दे दें। यही कुछ हो रहा है ना आपके साथ। जो एक रिलेशनशिप में एक इक्वालिटी होती है, दो सॉवरेंस जब आपस में मिलके बैठते हैं, चाहे सऊदी अरब और पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया या पाकिस्तान हो, वो दो सॉवरेन उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनके जो हालात अगर बराबर नहीं है तो कम से कम बुरे भी नहीं है इतने कि वो बिल्कुल ही उसकी वो जो इज्जत है आलमी बरादरी में वो कम हो जाए। हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमारी जो हैसियत है वो खत्म हो चुकी है। और हमने एक जो नोशन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया की वो कौम है जो पता नहीं क्या है। आप भी बाहर जाते हैं, मैं भी जाता हूँ बाहर, आप देखिए कि पाकिस्तान की वहाँ पे क्या हैसियत है, पाकिस्तानियों की क्या हैसियत है। तो हम, मेरा ख्याल जो सुहाने ख्वाब हम लोगों को दिखाते हैं उसे बाहर निकल आना चाहिए। और हमारी रियलिटी ये है कि $350 अरब की हमारी इकॉनमी का साइज है, फॉर्मल इकॉनमी का। इनफॉर्मल में इसमें काउंट नहीं कर रहा। और $350 अरब की आपकी इकॉनमी है, 24 करोड़ की आपकी रफली आबादी अब हो गई है और $6 अरब का आप कर्जा नहीं ले पा रहे। और $6 अरब कर्जा इसलिए नहीं ले पा रहे कि जी हमारी कोई बात नहीं सुनता, वो $6 अरब नहीं मिल रहा तो हमें IMF से $1.2 अरब कर्जा नहीं मिल रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। शहबाज, यहाँ पे कोई भी सिनारियो ले लो वो सारा बुरा ही आता है। आपके ख्याल में कोई ऐसे स्टेप्स हैं 1 2 3 4 जो फौरी तौर पे करने से थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो जाए? एनी सिल्वर लाइनिंग? आमिर साहब, हम कोई एक्सपर्ट्स तो नहीं है इन चीजों में कि ये इनको क्या करना चाहिए, तो सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट्स का काम है। बट एटलीस्ट जो एक चीज होनी चाहिए कि अपनी नीयत ठीक कर लें, ये इरादा कर लें कि हमने पाकिस्तान को ठीक करना। आप ये नारा मत लगाएं सिर्फ कि हमने सियासत को पीछे डाल दिया और रियासत को बचा लिया। आप ये करके दिखाएं। जब आप ये करना शुरू करते हैं ना, वाकई रियासत के लिए सोचेंगे तो फिर आप आइन के ऊपर भी अमल दरामद करेंगे, फिर आप बाकी जो मामला है वो भी ठीक करेंगे। अपने पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और उसका जो मुस्तकबिल है, उसकी जो यूथ है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं करता आप साहब, ये अपोजिशन के ऊपर भी अप्लाई करता है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो इमरान खान साहब की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी ज्यादा शहबाज शरीफ साहब की। शायद प्राइम मिनिस्टर साहब की थोड़ी सी ज्यादा इसलिए बनती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। बट खान साहब को भी हम इसमें बिल्कुल बेल आउट नहीं कर सकते। हमारे जो सियासतदान है उनको मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। नाउ दैट इज द नंबर 1 कंडीशन। उसके बाद आपने क्या करना है, क्या प्लान करना है, वो बात की बात है। अभी आप और मैं, हम सब का इस पे इत्तेफाक है कि हमारे सियासतदान चाहे वो PDM से हो या PTI से हो, मेच्योरिटी नहीं दिखा रहे। सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहबाज राना साहब मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ चले, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ स्टोरी हम शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरह से महकमा मादनियात ठेकेदार माफिया की सरपरस्ती करके पाकिस्तान के मुल्की खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं के हवाले से खबर होगी, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, स्टोरी की कुछ लाइंस मैं आपकी इजाज़त से पहले शेयर कर दूं, चीज़ें बता दूं, फिर उसके ऊपर मैं आपका तजिया लेती हूँ। वो कहते हैं ना कि गंदा है पर धंधा है और हर कोई धंधा कर रहा होता है।
सोने के ज़रात हैं, उनकी तलाशी है। रेती और बजरी का ये धंधा इतना गंदा है कि हर कोई फिर भी करता है। इसमें महकमा मादनियात और इंतज़ामी अफसरान वो मुलव्विस हैं। मुल्की ख़जाने को करोड़ों का नुकसान है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दरिया किनारे हैं उन पे खुदाई और क्रशिंग पर पाबंदी लगाई थी, मगर क्या है, गंदा है, धंधा है और हर कोई ये धंधा कर रहा है, जिससे अपना माल पानी बना रहे हैं मगर मुल्की ख़जाने को भी करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा ये दरिया है, खैबर पख्तूनख्वा के, जहां पर गैर कानूनी तौर पर इलीगली कानकनी अरूज पर है, बावजूद इसके कि रोका गया है। खदशात बहुत सारे हैं। मुमकिन सैलाब को मद्देनजर हम रखें तो दरिया का रुख मुड़ने के खदशात में इतना इजाफा है, और दरियाओं के अगर रुख मुड़ जाएं तो उसके नुकसान क्या होते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और आमिर साहब भी जानते हैं उसको। जी, ये अभी हालिया सैलाब के अंदर केपी में और बलूचिस्तान में खास तौर पे इसका हमने देख लिया कि क्या हालात हुए, खौफनाक मंजर था। मगर ये केपी में भी जारी है, ये बलूचिस्तान में भी जारी है, और पाकिस्तान के भी जो जनूबी एरियाज़ हैं जहाँ पे डिजी खान वगैरह वगैरह में, वहाँ भी जारी है। सो जहाँ जहाँ मादनियात हैं वहाँ पर ये सिलसिला जारी है। ये तो है जो गैर कानूनी तौर पे कानकनी हो रही है। दूसरा इसका एक पहलू है कि बड़े सफाकी वहाँ पे जो ये जो गैर कानूनी होती है ना, इसके अंदर जानवर बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं होती। आप रोज़ पढ़ते हैं कि इतने कानकुन मर गए, इतने क्योंकि सेफ्टी मेजर्स वो लेते ही नहीं हैं, क्योंकि वैसे ही गैर कानूनी तौर पर कर रहे हैं। दूसरा इसका पहलू आ जाता है कि जो सरकारी ठेके दिए जाते हैं जो सरकार की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा, वो भी एक माफिया है। वो आप फेवर देते हैं, आप उसके अंदर रिश्वतस्तानी बेताशा है कि आप अपने किसी दोस्त को, उसको, आपको पता होता है, इनके पास जो है ना, जो इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं उनको पता होता है, सर्वे करवाया होता है इन्होंने सैटेलाइट के ज़रिए कि किस जगह पे जो है ग्रेनाइट है, किस जगह पे क्या है, इनको पता होता है। तो ये ऑक्शन जब होती है तो ब्लॉक्स का इनको पता होता है, ब्लॉक नंबर 304 में है, दूसरे में जो लेते हैं रिस्क होता है, इसलिए इसकी ऑक्शन बड़ी सस्ती जाती हैं। मगर इनको कई दफ़ा पता होता है कि किस जगह पे क्या है, वो अपने फेवरेबल दोस्तों को देते हैं कि उसकी ज़्यादा ऑक्शन में वो ले लेना। फिर कई लोगों को वैसे ही दे दिए जाते हैं। उससे एक तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, मगर सबसे खौफनाक पहलू ये है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी जो ट्रबल्ड एरियाज़ हैं, डेरा बुगटी में और इन एरियाज़ में, मरी के इलाके में जो है, कोलू वगैरह में, ये तमाम एरियाज़ में जो मादनियात के ठेके हैं, ये भत्ता देते हैं तमाम दहशतगर्द तंजीमों को। ये तमाम गवर्नमेंट को तो देते ही हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो इनकी आमदनी है, ये सारी BLA, BLF जितनी भी हैं, इन सब का जो कारोबार चल रहा है। और कई दफ़ा आपस में इन ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती है। एक दफ़ा यही ग्रुप्स के अंदर लड़ाई हो गई, तो मैं बलूचिस्तान को थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, वो पता चला जी वो फ़लानी कान से जो है मच के अंदर जो है ना, वो पहले भत्ता इसको देते थे, उन्होंने कहा जी वहाँ पे अब भत्ता हमें भी दो, तो वो आपस में लड़ाई हो गई जी दो ग्रुप्स के दरमियान में। तो ये सारा इन्हीं कानकुनी से, ये गैर कानूनी और कानूनी जो कानकुनी हो रही है, उससे ये जो भत्ता जा रहा है वो बहुत खौफनाक पहलू है, जिसकी वजह से वहाँ पे दहशतगर्दी फ़रोग पा रही है। एक तो है ना फॉरेन एलिमेंट जो बाहर से फंड आ रहा है, ये इंटरनली जो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ये बगावतें और जो इस तरह की शरपसंदी की जाती है उसके लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। आपने असला स्मगल करना होता है, आपको पैसा चाहिए होता है, तो पैसे की सबसे बड़ी सोर्स जो है ना वो ये है। अगर इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। याद रहे आमिर साहब कि इस तरह के भत्ते की खबरें बाजोड़ से भी आ रही थी, और जब रेत और बजरी निकाली जाती, क्रशिंग की जाती, तो सबसे ज़्यादा उसके किनारे डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सैलाब का बड़ा ख़तरा होता है, वहाँ पे तबाही का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। जी, ये क्रशिंग का भी हमेशा से इशू रहा। आपको अब बड़ी छोटी सी थी तो यहाँ इस्लामाबाद की ये जो मरगला पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे क्रशिंग बहुत ज़्यादा होती थी, और वो काफ़ी अरसा वो केस कई साल चलने के बाद जो है ना वो रुकवाया गया। और अभी भी आपकी ये जो टैक्सला के इर्द गिर्द जिस सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं अब नहीं बनती तो जा रही है, मगर वहाँ क्रशिंग काफ़ी ज़्यादा गैर कानूनी तौर पे हो रही है। फिर वहाँ एक आधी सीमेंट फैक्ट्री थी, उसका भी मसाइल चलते रहे पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक तो दरियाओं का आप सही बता रही हैं, और बाकी जगह भी ये एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि जब आप क्रशिंग करते हैं, पहाड़ को तोड़ते हैं, तो जंगल भी वो हो जाता है, हवा के अंदर मट्टी ज़्यादा आ जाती है,
और वो पूरा फिर वाटरवेज डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो हर किस्म का एनवायरनमेंट जो है ना इससे इफेक्ट होता है। तो बहुत अच्छा ये आपने पॉइंट रेज किया है। अब आखिरी मेरे पास 2 मिनट है, मैं चाह रही हूँ, कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, आज मरहूम अरशद शरीफ साहब, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सिल्वर लाइनिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आप क्या ड्रॉ करेंगे, क्या कहेंगे आप साहब? जी, पहले बुरी खबर बता देते हैं और फिर उसके बाद 1-2 अच्छी खबर बता देते हैं। बुरी खबर ये है कि जो बनाई गई थी, गवर्नमेंट ने JIT बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उनकी अभी तक कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही और वो बिल्कुल भी बुनियादी उसके अंदर वो है कि सिर्फ बाकी छोड़ें, यहाँ पर मुझे भी लगा दिया जाए नॉन प्रोफेशनल्स को भी। तो हम जो 13 FIR जमा कराई गई थी उन लोगों के शनाख्ती कार्ड और उन SHO के बयान तो ले जा सकते हैं ना कि जनाब आपको किसने कहा था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में सिर्फ एक SHO का आया था, उसने नाम भी अफसरान के बता दिए थे कि फलानी एजेंसी के फलाने बंदे थे और फलाना पुलिस का अफसर था, उसने कहा करो। तो बाकी 13 के ये अभी तक नाम नहीं बता सके। और अच्छी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये हमें आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हुए, और हमने भी विनती की थी चीफ जस्टिस साहब से कि आप जाते जाते ये भला करते जाएं, और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि जुडिशल काउंसिल वो बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में खुद अपनी मर्जी का एक इंक्वायरी का वो बनाएंगे जिससे होगा। वो पहले ही कॉर्नेलियस का ओहदा बन चुका है, इसके बाद हम उनकी और ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे। लास्टली ये कह दूं कि हम खुद उनकी ख़ानदान के साथ मिलकर, उसके दोस्त जो हैं, हम बैनुल अक़वामी अदारों में जा रहे हैं इस फेज़ को फॉलो करने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।